सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम बात करते हैं अपनी क्लास 12 बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और आज की अपनी इस क्लास के अंदर हम इस चैप्टर का एक वन शॉट वे कवर करने वाले हैं, जिसमें हम इस चैप्टर में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। सो फटाफट से शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को एक वन शॉट वे के साथ, अपनी ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। सो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को एक वन शॉट वे के साथ, अपनी ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये चैप्टर काफी ज्यादा मुश्किल लगता है कुछ स्टूडेंट्स को, और मैं ये मानता हूं कि सबसे आसान चैप्टर ये है, क्योंकि जैसे आप फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़कर आए हो, उसमें आपने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग को समझा, वैसे ही ये भी हमारी मैनेजमेंट की एक ब्रांच है, जहां पर सारी बातें जो होती हैं वो पैसों से संबंधित होती हैं, कि हम अपने पैसों का कितना उपयोग कर रहे हैं, हमें उसकी कितनी जरूरत है, और जितना पैसा हमारे पास है हम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर भी रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर सारी बातें यही हैं, इससे संबंधित ही सब चीजें आपको इस चैप्टर में बता रखी हैं कि आखिर ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिससे वो अफेक्ट हो सकता है। तो फटाफट से शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो जैसे आप जानते हो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, यानी कि पैसों की बात कर रहे हैं कि पैसों को आखिर किस तरीके से प्रबंधन में लाया जाए। तो इट रेफर टू दैट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज कंसर्न्ड विद एक्विजिशन एंड यूज ऑफ मनी। इसका मतलब यह है कि हम अपने पैसों का एक इफेक्टिव वे के साथ यूज करें, यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। और जब भी हम अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को करते हैं तो हमारे माइंड के अंदर 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट आते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। इसका मतलब कि हमें पैसों की कितनी मांग है, पैसों की कितनी खरीद है और उसका कितना उपयोग है। तो ये हमारे माइंड में हमेशा 3 इंपॉर्टेंट टर्म आती है डिसीजन लेने से पहले। और जब हम अपनी प्लानिंग के अंदर, यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर इस बात को समझ जाते हैं, तब हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस की तरफ। तो इंपॉर्टेंट डिसीजन में हम लेते हैं अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या होता है कि ऐसी जगह पैसा लगाया जाए जहां से कोई रिटर्न आए। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास पैसा कहां से आए। डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या होता है कि जो हमने कमाया है वो हम कैसे बांटें। तो ये सब बातें होती हैं फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर। तो सबसे पहले मैं उठाता हूं टॉपिक इन्वेस्टमेंट का, बट उससे पहले मैं ये समझता हूं कि रोल क्या होता है भाई आखिर इसका बिजनेस के अंदर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखिएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर टोटली बेस्ड ऑन योर साइज, यानी कि हमारे बिजनेस का जो साइज होता है, हमारे बिजनेस का जो स्केल होता है, ये उसके ऊपर बेस्ड होता है कि हमें कितनी मांग है, हमारी कितनी खरीद है और हमारा कितना उसका उपयोग है। ये टोटली आपके बिजनेस के साइज के ऊपर, बिजनेस के स्केल के ऊपर डिपेंड होता है। तो हम यहां से क्या देख पाएंगे कि भाई डिटरमाइनिंग द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड आल्सो करंट एसेट्स। यहीं पर दूसरा पॉइंट आपके पास जनरेट होता है, डिटरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तो बेसिकली ये हमारे 2 इंपॉर्टेंट रोल है, आप ध्यान में रखिएगा फाइनेंशियल डिसीजन की। इसके बाद में बात कर रहा हूं अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन की। तो इन्वेस्टमेंट को पहले मैं उठा लेता हूं। जैसे मान लीजिए आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपके माइंड में 2 ख्याल आते हैं कि मैं अपने पैसों को एक लॉन्ग टर्म पर्पस से इन्वेस्ट करूं या शॉर्ट टर्म पर्पस से इन्वेस्ट करूं। तो यही ख्याल आपके टाइप बन जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम 2 भागों में बांटते हैं, पहला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड दूसरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब जानते हैं फटाफट से, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, हाउ द फंड्स आर इन्वेस्टेड इन द डिफरेंट एसेट्स, यानी कि अपने पैसों को कैसे इन्वेस्ट करें मल्टीपल एसेट्स के अंदर। तो ये हमने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला आता है हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसका क्राइटेरिया थोड़ा लेंथी होता है, लंबा होता है, यानी कि अगर आप 2 करोड़ कहीं लगा रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म पर्पस से लगा रहे हो। और जब कभी आप कहीं इतना लंबा पैसा लगाते हो तो आपके फैसले को, आपके पैसे को जो इफेक्ट करने वाले फैक्टर होते हैं वो होते हैं कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि उस प्रोजेक्ट की कैश फ्लो कैसी है, उसमें पैसों का आना जाना, उसकी वैल्यू, कैपिटल मार्केट और मार्केट वैल्यू क्या होती है। दूसरा रेट ऑफ रिटर्न, वो चीज आपको कितना कमा कर देगी। तीसरा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, उसका क्या क्या रहने वाला है, उसमें कितनी फ्लोटेशन कॉस्ट आने वाली है। ये सब ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि आपके इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। तो यहां पर मैंने 3 लिखे हैं, इन तीनों को ही आपको याद रखना है। तो हमने क्या जाना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द सेंस जिसका लंबा क्राइटेरिया हो। उदाहरण के तौर पर आपने एक ऐसी जमीन परचेस करी और ये पर्पस से परचेस करी कि आने वाले समय में ये जमीन 5 करोड़ की हो जाएगी। अभी आपने वो जमीन 50 लाख रुपए की परचेस करी है किसी गांव में या किसी खेत में। तो यहां पर हम क्या देख पाएंगे कि हम उस जमीन पर तभी इन्वेस्ट करेंगे जब आपस में कोई डेवलपिंग प्रोसेस चल रहा होगा। जब कोई डेवलपिंग प्रोसेस ही नहीं चल रहा होगा तो हमारा उस जगह पर पैसा खर्च करना बिल्कुल बेकार की बात होगी। तो यही हमारी क्या चीजें होती हैं कि आप जहां पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस प्रोजेक्ट का कैश फ्लो, उस प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न, उस प्रोजेक्ट की मार्केट वैल्यू डिराइव करती है कि आपको
वहां पर फैसला लेना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। यही बात करूं मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की। सो व्हाट इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को ना हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन के नाम से भी जानते हैं, आप ध्यान रखिएगा। लॉन्ग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहां पर जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो एक लंबे समय के लिए नहीं करते, छोटे समय के लिए करते हैं, जैसे कि इन्वेंट्री में, स्टॉक्स में, कैश में या किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर। तो ये आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो हमने अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन का फर्स्ट क्राइटेरिया खत्म कर लिया। अब हम ये देखते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। तो इसका मतलब हमने फर्स्ट क्राइटेरिया खत्म कर लिया, तो हमें और आपको ये समझ में आ गया कि हमारे पास जब पैसा है तो हम उसको कैसे खर्च करें। तो दो भागों में खर्च करते हैं और दोनों भागों में जब खर्च कर रहे हैं तो हमें क्या क्या ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, अब हम फाइनेंसिंग की बात करें। जब पैसा हमारे पास आए तो उसको कैसे लाएं। तो यहां पर हाउ द टोटल फंड्स रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस। तो जितना पैसा हम सामने वाली पार्टी से, यानी कि बैंक से हो गया, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए, कोई भी एक तरीके से शेयर होल्डर्स हो गए जिनसे हम पैसा लेते हैं, तो इस डिसीजन को जो फ्लक्चुएट करते हैं वो कौन से पॉइंट है? पहला आता है उस पैसों को लाने की कॉस्ट, उस पैसों को लाने का रिस्क, उस पैसे को लाने की कैश फ्लो, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके फाइनेंसिंग डिसीजन को, यानी कि पैसे को लाने की डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। सो होपफुली समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए मैंने किसी बंदे से 50,000 रुपए उधार पे लिए। अब मैंने उससे 50,000 रुपए जो उधार पे लिए हैं, उसने कहा कि भैया आपको ना 8% का जो है वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, है ना, 8% का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और यदि आपने 8% का इंटरेस्ट पे नहीं किया या फिर आपने मेरे 50,000 रुपए नहीं दिए, तो इसके कंसिडरेशन में मैं आपका कोई भी एसेट जब्त कर लूंगा, आपकी बाइक, आपका कार या फिर आपका घर भी। तो ये सब चीजें हैं। तो हर तरीके से कहीं से भी जब पैसा लाया जाता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कंसिडरेशन की बातें होती हैं। तो उन कंसिडरेशन की जो चीजें हैं उसको समझने के लिए हमें बहुत जरूरत होती है कॉस्ट को समझना, रिस्क को समझना, उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट जानना, कैपिटल मार्केट जानना, और साथ ही साथ अपनी पूरी तरीके से ओवरऑल चीजों को देखना कि मैं इस चीज को ला रहा हूं तो कितनी ड्यूरेशन में मैं इसमें एबल हो जाऊंगा, विलिंग हो जाऊंगा कि मैं इसको वापस दे पाऊं। तो ये हमारा एक फाइनेंसिंग डिसीजन होता है। अब हम बात करते हैं अपने डिविडेंड डिसीजन की, जो मैंने इसके नीचे इसको लिख दिया है। तो यहां पे हम क्या देख पाएंगे बेटा? हाउ मच पार्ट ऑफ द अर्निंग शुड बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द शेयर होल्डर बाय द वे ऑफ डिविडेंड। यानी कि हम अपने पैसे कमाए हुए का कितना पार्ट अपने लोगों में, अपने शेयर होल्डर ने, जिन्होंने हमें फाइनेंसिंग दे रखी है, यानी कि जिन्होंने हमें पैसा दे रखा है, हम कितना उनको दें। तो ये आपका डिविडेंड डिसीजन कहलाता है। इसमें आपको प्रॉफिट मिलता है, जो आप प्रॉफिट कमाते हो वो केवल आपका नहीं होता, उस प्रॉफिट के अंदर डिविडेंड होता है और उस प्रॉफिट के अंदर रिटेन्ड अर्निंग्स होती है। यानी कि प्रॉफिट जो है उसमें पहले दूसरों का भी हिस्सा है और उसके बाद आपका हिस्सा है, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग के नाम से जान रहे हैं। तो अच्छा, ये जो आपका डिविडेंड डिसीजन है ये कैसे फ्लक्चुएट होता है भाई? वो होता है बेटा अमाउंट ऑफ अर्निंग के माध्यम से, वो होता है टैक्सेशन पॉलिसी के माध्यम से, वो होता है शेयर होल्डर की प्रेफरेंस के माध्यम से। यानी कि आपका जो शेयर होल्डर है वो इक्विटी शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, या फिर डिबेंचर है, या पब्लिक डिपॉजिट लिया है आपने, या फिर इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट आपने लिया है। यानी कि आपने कौन सी टर्म ऑफ फाइनेंस अपनाई है अपने अंदर, जो आप क्लास 11 में अच्छे से पढ़कर आए होंगे एंड इवन आपने अकाउंटेंसी में भी पढ़ा होगा। तो यहां पर आपके शेयर होल्डर का क्या प्रेफरेंस है एंड कॉन्ट्रैक्चुअल कांस्टेंट कैसा है। यानी कि मैं आपको याद दिलाऊं तो हमारे पास कुछ प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे शेयर्स भी होते हैं, ऐसे शेयर होल्डर भी होते हैं जिनका हिस्सा पूरे कंपनी के डिविडेंड बांटने के बाद रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर भी होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपके शेयर होल्डर के साथ किस तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है। ये भी बेस्ड होता है कि आप अपने एम्प्लॉइज, अपने शेयर होल्डर को कितना पैसा बांटोगे। तो ये आपका पूरी तरीके से एक पार्ट 1 था। इसी क्लास के अंदर अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इसी तरीके से इंपॉर्टेंट ब्रीफ बेस्ड एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। जैसे हमने यहां पर, होपफुली समझ में आया होगा आपको, हमने यहां जाना फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम जब भी करते हैं तो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट टर्म हमारे दिमाग में आती है, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अच्छा, ये जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं इसमें क्या रोल है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बिजनेस में? तो ये रोल ऑफ हमारे क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर रोल होता है, यानी कि बेस्ड होता है फिक्स्ड एसेट्स पर, करंट एसेट्स पर, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म पर बेस्ड होता है। मैं बात करूं जब हम डिसीजन लेने पर आते हैं तो हम डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टमेंट का, डिसीजन लेते हैं फाइनेंसिंग का, डिसीजन लेते हैं हम डिविडेंड का। उनको इफेक्ट करने के लिए कौन कौन सी चीजें होती हैं, यानी कि हमारे फैसले को बदलने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं। हमारी कॉस्ट होती है, फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, कैश फ्लो होता है, रिस्क होता है। तो ये सारी चीजें हमारे फैसले को फ्लक्चुएट करती हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के टॉपिक में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं वो किस तरीके से लगाते हैं और किस किस सोर्स से लगाते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है ये ओनर फंड प्लस
बोरोवर फंड को मिलाकर हमारा ये कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है। इसको हम ट्रेडिंग और इक्विटी भी कहते हैं। और ये खास ध्यान रखिएगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर को फ्लक्चुएट करने के लिए या फिर इसके ऊपर डिसीजन लेने के लिए हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ रेशियोज होती हैं, जो हमें बताती हैं कि हमें कब इन्वेस्ट करना है, हमें बताती हैं कि हमें हमारी कितनी लायबिलिटीज है जो कि हम कितने उसको पे कर सकते हैं, या फिर इंटरेस्ट कवरेज हमारी कितनी है, डेट कवरेज हमारी कितनी है, बहुत सारी चीजें। आपने अकाउंट्स के अंदर एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशियो। तो ये अकाउंटिंग रेशियो के चैप्टर से थोड़ा संबंध रखता है कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि अकाउंटिंग रेशियो में हम अपने पूरे बिजनेस की एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ पाते हैं कि हमारा बिजनेस आखिर किस पोजीशन पर लाई कर रहा है। तो यहां पर भी कैपिटल स्ट्रक्चर में आप यही समझ पाओगे कि जो हमारे पास अकाउंट्स में मल्टीपल टाइप्स ऑफ रेशियोज होती है वो आपको बताती है कि आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पे किस पोजीशन पर लाई करते हो। तो जैसे कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मींस टू रेज अ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल सच एज बोरोवर्ड कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल सो एज टू इंक्रीज एज द इनकम ऑफ द शेयर होल्डर। सो बेसिकली यहां पर क्या होता है कि फॉर्मूला होता है जिससे हम समझ पाते हैं कि हमारा पूरा ओवरऑल कैपिटल या ट्रेडिंग या प्रॉफिट कितना हम कमा पाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक होता है डेट, है ना, ये डेट एंड डेट प्लस इक्विटी, ये होता है, ठीक है जी। तो यहां से इस तरीके से हम पता लगा पाते हैं कि आखिर हमने कितना डेट ले रखा है, मतलब कितनी उधारी ले रखी है, बोरोवर्स कैपिटल कितने हैं, हमारे अपने पर्सनल कैपिटल कितना है, तो ये सब चीजें रहती हैं। सो बेसिकली आप अपने माइंड में ये बना के चलो कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये है जिसमें ओनर फंड इंक्लूड होता है और बोरोवर फंड इंक्लूड होता है। इसको समझने के लिए और इसको देखने के लिए हमारे पास कुछ रेशियोज गिवन है लाइक दिस, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि हमारे टोटल कैपिटल में कितना पार्ट ऑफ कैपिटल एक डेट है और कितना पार्ट ऑफ कैपिटल एक इक्विटी है। इसी के साथ आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझने को मिलता है जिसका नाम है फाइनेंशियल ली एवरेज। तो फाइनेंशियल ली एवरेज का मतलब आखिर क्या होता है? तो इट रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, जो मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है ये बहुत सारे लोगों के पैसों को मिलाकर बनता है। तो यहां पर आपको फाइनेंशियल ली एवरेज ये समझाता है कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल की आखिर कितनी वैल्यू है आपके टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। इस प्रोसेस को और इस टाइप को हम फाइनेंशियल ली एवरेज कहते हैं। और यहीं पर बात करूं फाइनेंशियल रिस्क की, तो ये वो रिस्क होता है जो कि बिजनेस के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता। इसको हम फाइनेंशियल रिस्क के नाम से जानते हैं। जैसे कि इट रेफर टू द रिस्क ऑफ नॉट बीइंग एबल टू कवर अ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट बाय अ बिजनेस। तो बेसिकली ये वो रिस्क है, ये वो लॉस है, ये वो कॉस्ट है जो कि बिजनेस के माध्यम से कवर अप नहीं की जा सकती, तो उसको हम फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं। सही बात है। तो ये हमें फाइनेंशियल रिस्क जो हमने पढ़ा, ये हमें पता कैसे लगता है? ये पता लगता है बेटा हमें कैश फ्लो पोजीशन के माध्यम से, हमें पता लगता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के माध्यम से, हमें पता लगता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो के माध्यम से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टैक्स रेट, स्टॉक मार्केट कंडीशन एंड रिस्क कंसीडरेशन। तो ये बेटा हमारे पास 7 ऐसे पॉइंट आते हैं जिसके माध्यम से पता लगा पाते हैं कि फाइनेंशियल ली एवरेज क्या है एंड फाइनेंशियल रिस्क क्या है। एंड ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जो जो हमने मल्टीपल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स को इंक्लूड कर रखा है, जैसे डेट को इंक्लूड कर रखा है, कुछ डिबेंचर्स हैं, प्रीफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, तो हम यहाँ पे जान पाते हैं कि हम किस समय इन्वेस्टमेंट की पोजीशन पर हैं, हम किस समय पर फाइनेंसिंग की पोजीशन पर हैं, हम किस समय एक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डिविडेंड की पोजीशन पर हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो अभी आप पिछली वाली क्लिप के अंदर पढ़कर आए हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, आपने फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में समझा और फाइनेंशियल टर्म के बारे में समझा, तो 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो वो सारी की सारी हमें जब पता लगती है, आप खुद सोचो कि मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे पास मैं इन्वेस्टमेंट करने के लायक हूं, मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं डिविडेंड दूं, मुझे कैसे पता लगेगा मुझे पैसों की जरूरत है? तो ये पता लगता है बेटा हमारी अपनी कंडीशंस के माध्यम से। तो ये कंडीशंस भी तो कोई बताएगा बिजनेस में। अगर मैं इंडिविजुअल पर्सन की बात करूं तो मेरी जेब में क्या है ये मैं जानता हूं, मेरी जेब में 10 रुपए है, 5 रुपए है, 100 रुपए है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। परंतु एक बहुत बड़े बिजनेस के अंदर हमें प्रॉफिट भी जब पता लगता है, जब हमारे अकाउंटेंट हमें बताते हैं, तो हमें तो ये पता नहीं। तो ये सब चीजें पता करने के लिए वाइडर लेवल पर आपको रेशियो गिवन होती है जो आपको बताती है कि आप लायबिलिटीज के अंदर हो, आपके पास एसेट्स इतने सारे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करने के क्राइटेरिया पर हो, आप प्रॉफिट में हो, आप लॉस में हो, दैट्स ओवरऑल। ठीक है जी। तो यहां पर हमने क्या जाना? कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में जाना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हम समझेंगे बेटा फिक्स्ड कैपिटल के बारे में। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? इट रेफर टू द इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग टर्म एसेट, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल उनको कहा जाता है जहां पर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं एक लॉन्ग टर्म एसेट के लिए। जैसे कि लैंड खरीदा हमने, बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी, तो ये हमारे फिक्स्ड कैपिटल कहलाए जा सकते हैं। अब फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? जहां पर हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है फिक्स्ड एसेट्स पर, वो हमारे फिक्स्ड एसेट्स है। यानी कि फिक्स्ड कैपिटल में हमने क्या समझा? एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म एसेट पर खर्च की जा रही है। तो लॉन्ग टर्म एसेट वो है जिसको हम फिक्स्ड एसेट के नाम से जानते हैं। इसमें क्या आता है बेटा? इट रेफर टू दोज एसेट्स व्हिच आर required in the business for more than 1 year। अभी ध्यान रखिएगा, जो कि 1 साल से ज्यादा के लिए यूज हो। क्या क्या हो सकता है बेटा? फर्नीचर हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, लैंड हो सकती है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या है? फिक्स्ड एसेट्स कहलाती हैं।
अब हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल, जो इसमें काफी इंपॉर्टेंस रखता है और मैंने आपको अभी सिखाया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, उसमें उसको हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन के नाम से भी उसको हम जानते हैं। तो आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? वर्किंग कैपिटल डिसीजन मैंने इसको इसलिए कहा क्योंकि उसमें हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक इन्वेंटरीज पर, स्टॉक पर, कैश पर, सर्विसेज पर, गुड्स पर। तो यहां पर भी यही चीज होती है। वर्किंग कैपिटल जो बनता है वो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करने के बाद बनता है वर्किंग कैपिटल। तो ये करंट एसेट्स क्या होते हैं बेटा? करंट एसेट्स इट रेफर टू दोज एसेट्स व्हिच आर गेट कन्वर्टेड इनटू कैश 1 ईयर, यानी कि जो 1 साल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं उसको हम करंट एसेट कहते हैं। जैसे मान लो कि मैंने अपने गुड्स बनाए, अब वो जो मैंने गुड्स बनाए हैं उसको मैंने 1 साल के अंदर बेच दिया और वो पैसों में कन्वर्ट हो गए, तो ये मेरा एक करंट एसेट है। करंट लायबिलिटी का मतलब ये है कि ये वो लायबिलिटीज है जो 1 साल के अंदर ड्यू हो जाती है फॉर द पेमेंट। तो इट रेफर टू दोस पेमेंट व्हिच ऑब्लिगेशन व्हिच पेमेंट ऑब्लिगेशन व्हिच आर ड्यू फॉर अ पेमेंट विद इन 1 ईयर, जो आपको 1 साल के अंदर पे करनी ही होती है। तो ये आपका करंट लायबिलिटी कहलाता है। तो फुली समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें ना कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है इस चैप्टर में, जरा उनको समझते हैं। तो देखो बेटा, हमारे पास आता है एक शब्द जिसका नाम है ऑपरेटिंग इफिशियंसी। तो यहां से पता है ऑपरेटिंग इफिशियंसी इसको कहते हैं कि जो आप स्टॉक बना रहे हो वो धड़ाके से बिक रहा है, यानी कि फटाफट से वो जो आपने बनाया वो बिक गया, फिर बनाया फिर बिक गया, और जो बिक गया उसके पैसे हाथों हाथ आ गए, कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं, कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं। तो सब चीज क्विक वे में जब होती है, सब चीज जब क्विक वे में होती है कि इधर आपका माल बना, इधर आपने माल बेचा, उससे पैसे आए, फिर माल बना, फिर बेचा, फिर पैसे आए, आपने फटाफट से सैलरीज दी, आपने रेंट पे किया, आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस करे, तो ये सब चीजें बेटा हमारी ऐसी कहलाती हैं जिसको हम ऑपरेटिंग इफिशियंसी के नाम से जानते हैं। तो ऑपरेटिंग इफिशियंसी के अंदर हमने समझा कि जो हमारी सारी चीजें क्विक वे में होती है, जो क्विक वे में होती है, ठीक है, तो वो ऑपरेटिंग इफिशियंसी कहलाता है। एक शब्द और इसमें जिसको हम प्रोडक्शन साइकिल के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या होता है भाई? ये आ गया जी प्रोडक्शन साइकिल। तो प्रोडक्शन साइकिल का मतलब क्या होता है कि जो हमारे बिजनेस को, जो हमारी प्रोडक्शन को करने के अंदर इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिप्रेशन और ग्रोथ, ये जो सारे पीरियड्स होते हैं, इसको जब हम एक नाम के अंदर जोड़ना चाहें तो हम प्रोडक्शन साइकिल कहते हैं। यानी कि अपवर्ड डाउनवर्ड ये चीज चलती रहती है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। एक शब्द और होता है जब मैं फिक्स एसेट्स की बात करूं, हाँ, फिक्स एसेट्स की जब मैं बात करता हूं ना, तो एक शब्द और होता है जिसको हम लीजिंग के नाम से जानते हैं। तो लीजिंग क्या होता है बेटा? लीजिंग का मतलब बेटा यहां से ये समझो कि यहां पर पहले फिक्स एसेट्स हमने जाने कि वो एसेट जो कि 1 साल से ज्यादा तक हमारे पास रहे और लंबे समय तक रहे, बेसिकली जैसे कि मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। तो लीजिंग का मतलब मैं आपको एक साधारण भाषा में समझाऊं तो इसको हम कहते हैं पगड़ी, ठीक है। तो पगड़ी भी कहा जाता है इसको, और बहुत सारे लोग इसको सिक्योरिटी भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मान लो कि मुझे ना पैसों की जरूरत है ना, आपने मुझे 4 लाख रुपए दे दिए कि सर ये लीजिए आपके पैसे, आप इसके बदले मुझे क्या दोगे? तो मेरी एक दुकान खाली पड़ी हुई थी, मैंने उस दुकान को आपको उस पैसे के बदले दे दिया। अब वो दुकान आपके पास जब तक रहेगी, मैं जब तक आपका पैसा वापस ना करूं, ठीक है। कुछ बंदे जो होते हैं वो रेंट भी बांध देते हैं कि भाई आप मुझे 3,000 रुपए 4,000 रुपए देते भी रहिएगा, तो ये एक अलग मैटर है। परंतु हम लीजिंग के बारे में समझ रहे हैं, तो लीजिंग का मतलब ये है कि जब किसी कंसिडरेशन में एक फिक्स एसेट्स को दे दिया जाता है तो वो लीजिंग कहलाता है, जिसका हम खुद यूज करें या फिर उसके माध्यम से काम करें, ठीक है जी। तो यहां पर वो लीजिंग कहलाता है। ये फिक्स एसेट्स के अंदर आने वाला एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक टर्म और आती है फाइनेंशियल रिस्क की। अगर बात करूं तो इसमें एक नाम आता है हमारे पास ऑपरेटिंग रिस्क, ये भी आप लिख लीजिएगा अपने नोट्सों में। ऑपरेटिंग रिस्क उसको कहा जाता है जैसे कि रेंट हो गया, सैलरीज हो गई, या फिर कोई छोटे मोटे खर्चे जो वर्किंग कैपिटल के अंदर हम कंसीडर करें, यानी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, जिसको हम पे करने की कंडीशन में ना हो, तो वो आपका ऑपरेटिंग रिस्क कहलाता है। फाइनेंशियल रिस्क के अंदर थोड़ा डेट्स वगैरह की बात आ जाती है, लाइक इंटरेस्ट हो गया, लायबिलिटीज हो गई, तो ये सब चीजें आपकी फाइनेंशियल रिस्क में है। ऑपरेटिंग रिस्क भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर। अच्छा, इसमें ना हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और आती हैं, जैसे कि हमारे पास आता है ईबीआईटी, एक आता है हमारे पास ईबीआईटी, एक आता है ईएटी, है ना, एक हमारे पास और होता है, इसे कहते हैं हम ईपीएस, ठीक है जी, ये होता है ईपीएस। तो बेटा ईबीआईटी मतलब ये सारी चीजें वही है, एक अपने फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड करने के लिए। ईबीआईटी यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड अर्निंग पर शेयर। तो यहां पर अर्निंग पर शेयर जो होता है, ये अर्निंग आफ्टर टैक्स में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल चैप्टर था। सो होपफुली समझ में आया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं बचा होगा, मैं ये मानता हूं। बट फिर भी मैं दोबारा आपसे कह रहा हूं कि कहीं कोई छोटा सा भी डाउट रह गया हो ना, तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा, मैं उस आपके डाउट को क्लियर करने की उसी दिन पूरी कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी तरीके से एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, वन शॉर्ट वे के साथ और अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।